नमस्कार, पॉडकास्ट विद शरद, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो राजनेता हैं उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो है ही। मध्य प्रदेश में अपोजिशन के वो एक बहुत ताकतवर हस्ताक्षर हैं और उनका व्यक्तित्व भी कुछ इस तरह का है कि वो चाहें या ना चाहें वो चर्चा में बने रहते हैं। और बीजेपी की तो कोशिश ही होती है कि इधर से कोई जुमला, सेंटेंस, कोई भी बयान निकले जिसमें कंट्रोवर्सी की कोई भी झलक दिखे तो पकड़ लिया जाए। अगर बात करूं मैं कांग्रेस आला कमान की, तो चूंकि उनको परख के दायित्व दिया गया है मध्य प्रदेश में, तो बहुत उम्मीदें हैं कांग्रेस हाईकमान को भी, उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस को भी मध्य प्रदेश में, और कार्यकर्ताओं को भी। अगर आप समझ गए हैं तो बिल्कुल ठीक समझे हैं। मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया, जिम्मेदारी संभालने वाले युवा नेतृत्वकर्ता जीतू पटवारी जी, जितेंद्र पटवारी जी। बहुत स्वागत है जीतू भाई। जी नमस्कार शरद जी। इस पॉडकास्ट में हम थोड़ा सा इनफॉर्मल होते हुए ले चलेंगे आपको पीछे। राजनीति में मेरे ख्याल से आपके परिवार में कोई रहा नहीं कभी। नहीं, पिताजी का जो पारिवारिक जो मतलब एक प्रभाव था। हाँ। और परिवार का प्रभाव राजनीति में नहीं था, पर राजनीतिज्ञ से कम भी नहीं था। पर हाँ, अच्छा। पर हाँ, सीधे डायरेक्ट राजनीति में मेरे परिवार से कभी कोई नहीं रहा। कभी कोई नहीं ये है। मुझे ही अवसर आप लोगों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मिला है। तो ये बात कब मन में बैठी, आप बैठ कर गई आपके कि मुझे राजनीति में जाना है? हम सुनते हैं कि स्कूल के ज़माने में आपने पिताजी विजिटिंग। हमारे जी। पिताजी हमारे कहते थे हाँ। कि पढ़ाई अच्छी करो, हाँ। पढ़ने वाला पुलिस टीएसपी बन सकता है, विधायक बन सकता है। हम्म। वो बार बार मुझे विधायक 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 कहते रहते थे, हम्म। अलग अलग तरीके से, किसी न किसी रूप में बताते रहते हैं कि पढ़ाई लिखाई इसलिए ज़रूरी है कि आपका सार्वजनिक जीवन में भी नाम होता है, एक एजुकेशन से आपकी समझ बढ़ती है। तो स्वाभाविक है कि हर पिता अपने बच्चे को आने वाली संभावनाओं से अवगत कराने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले उस तरीके से रुझान एक बच्चे में हुआ। फिर मैं स्कूल में गया तो हम हॉस्टल में थे, तो स्वाभाविक है हॉस्टल में नेतृत्व उभरता है। तो उसके कई किस्से हैं, मैं समझता हूँ उसके आधार पे आगे बढ़े। फिर मैं कॉलेज में आया तो फर्स्ट ईयर में जैसे ही आया तो जिला पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव आ गए। तो मैं सेकेंड ईयर में जिला पंचायत का सदस्य का इलेक्शन लड़ लिया। उसके 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद मैं जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। पार्टी ने मुझे रिकग्नाइज़ करने लगे और फिर यात्रा चल पड़ी। अभी आपके सामने हूँ। विधायक वाला कार्ड कब छपवा लिया था आपने? स्कूल में ही? नहीं, कार्ड छपवा ही नहीं मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी। सोचा था आपने? नहीं नहीं, हाँ, बस ये दिमाग में था हाँ। कि पिताजी का भी मन है कि विधानसभा विधायक बनना चाहिए। हाँ। तो वो बनी हुई दृष्टि थी और धीरे धीरे वो मूर्त रूप हो जाती है, जैसा सोचते हो वैसा हो जाता है। तो मेरी यात्रा में ये मुझे सुखद है कि जैसा जैसा विचार आता गया मन में, ईश्वर की कृपा बनी। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, थोड़े ज़रूर अप एंड डाउन आए, बट मैं समझता हूँ कि जैसा सोचा वैसा हुआ। ये अगर कोई चरितार्थ होता है तो मेरी अपनी ज़िंदगी का हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं सरकार में मंत्री बनूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं और कोई प्रभाव सत्ता वाली पे जाऊंगा। पर ये ज़रूर सोचा कि पार्टी में रह के नेतृत्व करना है मुझे। ये ज़रूर सोचा है कि मेरे को एज ए लीडर बनना है। तो लीडर बनने के कई प्रकार होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे पार्टी की जिम्मेवारी मिली, तो ये उसका एहसास कराता है कि आप जैसा सोचते हो और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलते हो तो कायनात साथ देती है, और वो हो रहा है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक रास्ते पे हैं और प्रदेश कांग्रेस संगठन के मुखिया हैं। जीतू भाई, एक छवि जो हमारे बारे में होती है, मेरे बारे में भी हो सकती है, ऑफिस में, मित्रों के बीच में, और एक वो होती है जो हम होते हैं वास्तव में, जिसे हम अच्छे से जानते हैं। जैसे मैं उस जीतू पटवारी जी को नहीं जान पाऊंगा, मैं बाहर बाहर के उनके रिएक्शन से समझूंगा। राजनेता हैं तो मैं यही समझूंगा कि इनकी बातें सब बड़ी लच्छेदार बातें होंगी। मैं पत्रकार हूं तो मेरी बातों को आप भी ऐसे समझेंगे कि ये भाई साहब अब उलझाएंगे, अब थोड़ा फंसाएंगे, अब यहाँ गुगली फेंकेंगे, अब यहाँ पे बाउंसर मारेंगे। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ जो आपका बाहरी परसेप्शन आपको लेकर है कि जीतू पटवारी जी बेबाक हैं, मुंहफट हैं, कुछ भी बोल देते हैं। दूसरी आपकी छवि है कि जीतू पटवारी एग्रेसिव है, भिड़ जाते हैं,
लड़ जाते हैं। तीसरे आपके बारे में छवि है कि राहुल गांधी से आप कुछ कहते हैं तो ना नहीं होता, और जीतू पटवारी जब ये सब पढ़ते होंगे, देखते होंगे तो मुस्कुराते भी होंगे। अंदर के जीतू पटवारी कैसे हैं, जितना आप पहले बता सकते हैं? शरद जी, मैं बहुत मतलब ईमानदारी से अपनी बात कहता हूँ। जी। और मैं रोज डेली सुबह उठता हूँ तो क्या गलती हुई मुझसे उसका रिकग्नाइज करता हूँ, और क्या अच्छे इंसान होने में मेरे को बाधक होता है उसका भी रिकग्नाइज करके सुधार करता हूँ। ये डेली का मेरी ज़िंदगी का प्रोसेस है, सूत्र है। अच्छा इंसान रहना है हमें, बाकी सब चीज़ सेकेंड है। इस भावना को जीता रहता हूँ और उसके बाद सारी जो मेरी जिम्मेवारी है उसको पूर्ण करता हूँ। एग्रेशन जरूर विपक्ष में चाहिए। अगर आप नहीं रखोगे तो आपको कई लोगों को एक तरह से आपसे जोड़ते हैं। जनता जुड़ती है, मीडिया जुड़ती है, कार्यकर्ता जुड़ते हैं। अपोजिशन में काम करने वाला वो हर शख्स आपको देखता है जनता के साथ, बिल्कुल कि ठीक। क्या राजनीतिक रूप से विपक्ष में एक लीडर जो काम कर रहा है, एक नेता जो काम कर रहा है, एक कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, उसकी भाषा सरकार से या सत्ता से मिली भी तो नहीं है। तो कई बार आपको इसका भी एक आदर्श बनाना पड़ता है। आपको ये चिंता रहती है कि क्यों कहीं नहीं ये ना रहती? समझ लिया जाए कि नहीं, बीजेपी नहीं, खिलाफ मुझे आपका विरोध कहीं उतना जितना आक्रामक होना चाहिए वैसा नहीं है? नहीं, 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 ये मुझे कभी चिंता नहीं रहती है। जी। पर कई निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को ये संबल देना जरूरी होता है कि विपक्ष का दायित्व क्या है। तो उसके लिए आपको, जब वो ऊपर मुझे देखता है, भोपाल से देखता है, दिल्ली से देखता है, एक ब्लॉक का, तो वो नीचे भी उसका रिएक्शन करता है। तो मुझे मेरी पूरे सिस्टम को मैपअप करना पड़ता है। तो एग्रेशन हर चीज़ पे मेरा नहीं रहता है। जिस चीज़ पे एग्रेशन रहना चाहिए उसी पे रहता है और वो रहेगा। उसमें मैं कोई किसी भी प्रकार का मतलब कोई मेरे दुश्मन तो है नहीं। सत्ता वाले लोग, आज मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तो मेरी कृपा से तो बने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुना है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। जी। तो मेरा दायित्व है विपक्ष का, वो कमियां होगी उसको बताने का। बिल्कुल ठीक बात है। जो सरकार की नीति और रीति में अंतर है उसको बताने का। तो जहाँ जहाँ जैसा जैसा अंतर दिखेगा वैसा वैसा शरीर रिएक्ट करेगा। आप सोच कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, तो ये तो नहीं चल सकता ना। अगर आप जो सोच रहे हो वो ही बोलना पड़ेगा। आपके नज़रिया क्या है? नज़रिया है कि हम विपक्ष का दायित्व ईमानदारी से निभाएं। विपक्ष का दायित्व क्या है? जनता की आवाज़ को सही तरीके से सरकार को जगाएं। तो मैं मानता हूँ ऐसे। और दूसरा एक और बात है शरद जी, बहुत ऑनेस्टी से मैं कहना चाहता हूँ आपको, मध्य प्रदेश की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जैसे सैनिक है, एक सैनिक, वो जब सीमा पे जाता है बहुत तनख्वाह नहीं होती, उसकी लिमिट तनख्वाह होती है जिंदगी की जीने की। फिर भी अपना पिता जवान बेटे को सेना में भेजता है और पता होता है कि एक दिन शहीद भी हो सकता है। वही बेटा अगर कहीं बाहर भी काम करेगा, सेना में नहीं करेगा, अपने जीवन यापन के लिए, तो उतना पैसा वो अर्जित कर सकता है, पर वो सेना में ही क्यों जाता है? इसलिए कि देश के प्रति उसका एक अपना एक दायित्व होता है, एक जज्बात होते हैं, इसलिए आता है। जर्नलिज्म, आप लोग जर्नलिज्म में आए, कई हजारों बच्चे जर्नलिज्म में काम करते हैं, नए भी करते हैं, पुराने सीनियर लोग भी, परिवार के लोग, हमारे वरिष्ठ लोग भी करते हैं। तो जो जर्नलिज्म होता है उसी में जर्नलिस्ट क्यों आते हैं? ये भी दूसरे विदेश में नौकरी कर सकते हैं, ये भी कहीं और बात हो सकती है, कैसे भी बात हो सकती है, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पर जर्नलिज्म के माध्यम से अपना जीवन यापन ये महसूस कराता है कि वो भी देश सेवा करना चाहते हैं। जज्बात होते हैं शुरुआती दौर में, आप भी बने होंगे कि मैं सच्चाई से मुखर होकर सवाल करूं, ये करूं, वो करूं, 10 तरह की और बातें होती है, एक ऑनेस्टी की बातें। तो अभी जो वास्तविकता है इसको आप अदरवाइज मत लेना, और मैं किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहता। जो मॉडल है हमारा मीडिया का, वो सरकार के साथ दिखता है, वो सरकार के साथ मजबूरी में दिखता है। जो इकोनॉमिक मॉडल है उसलिए दिखता है, पर जर्नलिस्ट का जो जज्बात है वो देश सेवा का है, वही है, इसीलिए तो जर्नलिज्म है। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह की सोच बनने लगती है तब विपक्ष का दायित्व और बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपकी धार लंबी अच्छी और तेज होनी चाहिए, तो एग्रेशन बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। 2 आपके उत्तर से छोटे छोटे सवाल मैं लेकर आता हूँ। आपने कहा कि मोहन यादव जी या बीजेपी के किसी भी लीडर को आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका तो है नहीं, है ना, आपने कहा। दूसरा आपने कहा कि
जो मैं सोचता हूँ वही बोलता हूँ। प्रॉब्लम, आरोप ये लगता है, समीक्षक ये कहते हैं कि जीतू पटवारी जी की पार्टी में कई लोग जैसा सोचते हैं वैसा बोलते नहीं हैं। जो बोल रहे हैं वो उन्होंने सोचा नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सही बात है कि आपने तो बनाया नहीं है, लेकिन कई लोग जिस तरह से चुप्पी साध कर रखते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी नाराज हो जाएगी ये बोलेंगे तो। इज इट ट्रू सर? आपको लगता है ये नहीं, चुनौती? मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ, उससे पहले की बात तो अभी कोई मतलब नहीं है करने का, और उससे पहले भी मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप पर, मेरी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, वो चाहे जिले का हो चाहे प्रदेश का हो, सब ईमानदारी से पार्टी के साथ है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो नीत है वो मेरे आने से पहले चले गए। मैं जैसे ही बना तो एक भगदड़ मची थी कुछ लोगों की, वो बचे कुचे तब चले गए। तो अब जो बचे वो 100% सोने का सिक्का बचा है, और वो उसके जज्बात है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए जर्नलिज्म के लिए कहा कि वो देश सेवा करना चाहते हैं इस माध्यम से, कोई परिस्थिति हो, ऐसे ही हमारी पार्टी में अब जो लोग हैं वो विपक्ष का विचारधारा के साथ मिलकर, कांग्रेस की विचारधारा के साथ मिलकर लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं कि पार्टी में एक भी उदाहरण आप ऐसा नहीं बता सकते, एक भी, जब से 2 साल में एक भी उदाहरण कि जो लोग सोचते नहीं है अलग है और बोलते अलग है। ये कुछ सीनियर लीडर्स की तरफ ये उंगली उठती है कि वो जैसा उनका रोल होना चाहिए, जीतू पटवारी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए वो क्यों सामने नहीं आते? जो 4-5 प्रमुख नेता हैं वो बराबर हाथ मजबूत करें, सरकार पर हमले करें बड़े बड़े, कुछ तो करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनमें से सभी नहीं करते हैं, लेकिन अगर सभी समन्वित होकर सामने आएँ और जीतू पटवारी के साथ खड़े हों, क्योंकि आपको मौके मिले, अवसर मिले, आपने उसको कैपिटलाइज भी किया। कुछ सीनियर लीडर्स में नाम लेता हूँ, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, पूरे अवसर मिले उन्हें और उन्होंने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को, और आज भी उनकी आवश्यकता है, इससे इनकार नहीं करते, लेकिन फिर भी एक अजीब सी चुप्पी है। क्या आपको लगता है कि 2003 से 14 महीने की सरकार आपकी छोड़ दे तो एक बड़ा कारण ये भी था कि कांग्रेस एक वैसी रणनीति नहीं बना पाई जिसका दावा आप अभी कर रहे हैं, आप और उमंग सिंगार जी की लीडरशिप में, जिसका क्लेम अभी है कि अब आप सीधे धार पर चल रहे हैं कि नहीं, एग्रेशन से चलेंगे? नहीं, मैं शरद जी, मैं इसमें बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, और ये पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं, खासकर नए युवा साथियों को भी एक तरह से मेरी प्रार्थना है कि जिन सीनियर लोगों ने पार्टी के प्रति 40-40 साल, 30-30 साल दिए, हर परिस्थिति में, अभी तो कांग्रेस बहुत अच्छे दौर में है, 77 में आदमी ढूंढे हुए नहीं मिलते थे, जब इमरजेंसी के बाद का दौर था, तब यही लोग थे जो आज जिनकी हम बात करते हैं, वो चाहे प्रदेश के हो चाहे देश के हो। तो जिनने 40-40, 50-50 साल की राजनीतिक जीवन अपना दे दिया, तो कुछ होगा उनमें, तभी तो पार्टी ने उनको या जनता ने उनको सर माथे पे रखा। ठीक बात है। और मैं समझता हूँ कि उनने अपना दिया है, अब हमारी बारी है। जहाँ तक प्रश्न है आपके दूसरे सवाल का कि क्या दिग्विजय सिंह जी में कोई आपको सरकार के खिलाफ बोलने में कभी एक बार वाकया बताओ कि उनने चूक की हो? नहीं। कमलनाथ जी ने, जब कमलनाथ जी डिसेंट लीडर है, उनका अपना काम करने का तरीका है, एक पॉजिटिव सोच के साथ एक डेवलपिंग मार्किंग को वो प्ले करते हैं, तो उनका अपना तरीका है। अब आप जीतू पटवारी जिस तरीके से प्ले करेगा या उमंग सिंगार जी जिस तरीके से प्ले करेंगे उसी तरीके से सब करे, जरूरी नहीं है। अरुण भैया का अपना एक काम करने का तरीका है, अजय सिंह जी, तो अजय सिंह जी का अपना, सारे का अपनी अपना एक व्यक्तित्व होता है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी एकजुट है, एक साथ है, और एक भी वाकया ऐसा नहीं है, अखबारों की खबरें रोज बन जाए कुछ, वो अलग बात है, पर हमारी पार्टी में एक भी ठोस प्रमाण के साथ आप नहीं कह सकते हो कि इस 2 साल में ये तरह के स्ट्रक्चर या इस तरह के स्क्रैचेज आए, एक भी नहीं बताओ। मैं एक सवाल को इस तरह से आपकी तरफ लेकर आता हूँ। कांग्रेस एक भिन्न पार्टी है, बीजेपी से तुलना हम करेंगे तो भिन्न पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, मूवमेंट की पार्टी है जी। और आपकी पार्टी में मैंने खुलेआम बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ नारे लगते सुने हैं, चाहे इंदिरा गांधी हो, उनका अपना होम टाउन इलाहाबाद में उनकी मुखालिफत में, उनके विरोध में नारे लगे हैं, उनकी जनसभाओं में नारे लगे हैं, नेहरू जी के विरुद्ध लगे हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है। फिर भी ये बात बार बार क्यों उठ जाती है कि जब गुटबाजी कैंसर है, आप कह देते हो कि गुटबाजी कैंसर है, फिर आप एक दिन अपना मोटिवेशनल कोट देते हैं आपकी, सब मेरे बनने से भी कुछ लोगों को खुशी नहीं हुई, तो ये सब आप बंद करोगे या आपको लगता है कि नहीं, ये आपका स्वभाव है, आप इसको कंटिन्यू रखोगे, इसके जो भी अर्थ लगाते हैं मीडिया लगाए,
बीजेपी लगाए? पहले तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे बनने से खुशी नहीं हुई। अच्छा जी। मेरे आपको ये तो क्या कहा पहली था? बार बता जी, दूं मैं जी। कि मैं जब मेरा चयन हुआ हाँ। तो 3 तारीख को हम चुनाव हारे थे, 5 तारीख को मुझे दिल्ली बुलाया गया था और 5 तारीख को मुझे कहा था जिम्मेवारी संभालो। मैंने आग्रह किया कि आपको जो पूर्व विधायक थे, वर्तमान विधायक थे, जो जिला अध्यक्ष है, इनसे सबसे एक बार बात करनी चाहिए और चूंकि मैं ये इलेक्शन हम लूज कर गए हैं तो सबसे बात करके निर्णय लें तो ज़्यादा बेटर होगा। पार्टी के सामने मैंने ये 2023 के 5 जनवरी की बात है। जी। तो मैंने जब ये बात कही तो आपको याद होगा 8 जनवरी के दिन रणदीप सुरजेवाला जी, जितेंद्र सिंह जी आए थे, सब विधायकों से पूछा था। 95% विधायकों ने जीतू पटवारी का कहा था। 95% थे ना। फिर एक भी एमएलए जो आज है या आज एक भी अध्यक्ष जो हट गया है, जो एक भी सीनियर नेता जो आज हमारे साथ है, हम जिनकी बात कर रहे हैं, हम पचौरी जी की बात नहीं कर रहे हैं, तो जो आज है मैं उनके समन्वय के साथ काम करने का कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। रही बात, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीच में मेरी वर्डिंग थी कि उस दौर की बात थी कि हम चुनाव हार गए इसलिए ऐसा हुआ। चुनाव हार गई थी ना पूरी पार्टी, फिर लोकसभा चुनाव भी हार गई, तो नेचुरल एक निराशा आई थी, जब भागम भाग क्यों मची थी। इसी तो उस दृष्टि को अगर कोई मीडिया हाउसेज ने इस तरीके से चलाया तो मैं, अब मीडिया का अपना एक नजरिया है, उसको चुनौती नहीं दे सकते, उससे सीख ले सकते। अगर कोई खबर बनी है, मीडिया कोई खबर चलाता है, आपने क्या कहा था, क्या लिखा था? मैंने उसमें कहा था कि जिस दौर से हम निकल के आए हैं उसमें निराशा थी। अच्छा। और मैंने ये नहीं कहा कि मेरे बनने से निराशा थी। जिस दौर से हम निकल कर आए हैं, बस शुरुआती दौर में निराशा थी, हारने के बाद निराशा रहेगी, स्वाभाविक था। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर चूंकि खबरें बनी तो स्वाभाविक है, मुझे उन्होंने शिक्षा दी कि अब और शब्दों को तोल मोल के बोलना है। ठीक है, गुटबाजी कैंसर है। हाँ, ये मैंने बोला आपने, बिल्कुल। मैंने इसलिए किसी भी पार्टी के लिए कैंसर है। मैंने क्यों बोला और कब बोला, दोनों बातें ध्यान रखने की है। ज्योतिराज सिंधिया गुट चलाते थे जी पार्टी में। पहले जब एक दौर था जब पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में थी, आप ही ने अभी कहा कि ऐसे नारे भी लगते थे जब कांग्रेस के 30-30 सांसद, 20-20 सांसद रहते। अभी परिवर्तन है, इसलिए हमें पार्टी के विचार को आत्मसात करना, व्यक्तियों से प्यार नहीं करना है। अगर जीतू पटवारी से आप प्यार करोगे तो पार्टी बड़ी नहीं हो सकती है। पार्टी बड़ी करना है तो विचार से प्यार करना पड़ेगा, हाथ से प्यार करना पड़ेगा। तो ये भी मोटिवेशन होता है, इसमें नकारात्मकता नहीं थी, पॉजिटिविटी थी। तो मैंने जब छोटे छोटे स्तर पर 2 विधायक के कैंडिडेट हैं, कुछ खेमे इधर बढ़ गए, कुछ खेमे इधर बढ़ गए, उसमें 2 ग्रुप बन गए एक विधानसभा में, तो उनको नहीं समझाऊंगा कि एज ए प्रदेश अध्यक्ष की ये गलत तरीका है, अपने को एकजुट होना है। तो एक विधानसभा में होती है, जिले में पॉलिटिक्स होती है, आगे पहले की पॉलिटिक्स थी। तो ग्रुपिज्म इज ए वेरी, मतलब अभी परिस्थिति जैसी है उसमें पार्टी की एकजुटता और समन्वय दोनों की बहुत आवश्यकता है। तो वो मैंने 1 साल पहले बोला था, 1 साल पहले बोला था। तो मैं समझता हूँ मेरा दायित्व था, अगर उसको कोई कैसे ले, आई डोंट नो। आपके आने के बाद पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ये भी मानते हैं कि एक पॉलिटिकल शॉक लगा कुछ सीनियर लीडर्स को, जैसे राहुल जी के केंद्रीय भूमिका में आने के बाद केंद्र में संभवतः कई सीनियर्स को लगा, और फिर ग्रुप 21 और इस तरह की बातें हुई, कई लोग छिटक भी गए। एक दिन मैंने भी सुना कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जीतू भाई के कमरे में एक 65 साल का सीनियर कांग्रेस लीडर जाएगा, तो वहाँ जीतू पटवारी बैठे हैं जो उम्र में छोटे हैं, अब वो उनसे अनुमति ले, उनसे बात करें। अब ये पार्टी का फैसला है और हर जगह होता है कि एक युवा नेतृत्व, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने होंगे तो ये सिचुएशन रही होगी, तमाम ये चीज़ें होती हैं। जी शरद जी, मैंने जब ये कहा आपको, हाँ, कि 95% विधायकों से इनसे पूछा गया तो उन्होंने मेरा कृपा की थी मुझ पर, तो सीनियर नेताओं से बात हुई थी, लीडरशिप ने की थी, और एकजुटता से एक साथ मेरा बोला था। मैं भी सबसे मिला था बनने से पहले, सब ने जो बातें अभी हमारी पार्टी के अंदर की है, और मैं जो आज भी काम करता हूँ सबसे पूछ पूछ के करता हूँ, मेरी ड्यूटी है ये, किसी को अपमानित महसूस नहीं करने देता हूँ। अखबार, टीवी, मैं फिर कहना चाहता हूँ, जनसंपर्क का अपना एक रोल होता है, मीडिया हाउस की अपनी एक प्रक्रिया है, उसको मैं चुनौती भी नहीं देता हूँ, नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं, तो उनको चलाना पड़ता है कुछ ना कुछ ठोस।
इस प्रमाण के साथ कोई कांग्रेस पार्टी में नहीं बता सकता है कि ये ग्रुपिज्म हुआ, इसने इसका अपमान किया, इसने ऐसा कर दिया, ये गलत है, ये सही है। पहली बार कांग्रेस पार्टी में 71 अध्यक्ष एक साथ बने, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से हुई, नेचुरल है। एक दौर था जब जिला अध्यक्ष बनते हुए 5 लोग भाग गए, विधायक रहते हुए लोग भाग गए, बनने की कंपटीशन आई। आप लोगों ने उसको जैसे भी चलाया, पर मुझे बहुत सुकून हुआ कि मेरी पार्टी में वो दौर फिर आ गया है कि इस तरह का उत्साह आने लगा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10-10 दावेदार योग्य जिला अध्यक्ष के आने लगे। वाह। तो आप उसको उस दृष्टि से लेते हैं, मेरे को दूसरा नज़रिया रखना पड़ेगा। तो स्वाभाविक तौर पे जब इतने संगठन के, तो जिनने आवाज़ उठाई, जिनने बात की, जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी, आप लोगों ने खबरें बनाई, मैंने वाच की, बहुत बहुत माइन्यूटली वाच की, और मेरे को पूरा होल सोल जब मैं उसका आकलन करता हूँ तो पॉजिटिव पाता हूँ, अच्छा पाता हूँ। आपने मीडिया की बात की, मैं 2 छोटे छोटे विनम्रता से उदाहरण आपके सामने रखता हूँ कि व्यक्ति की अपनी मेहनत, चाहे वो व्यक्ति की हो या पार्टी संगठन की हो, वही मैटर करती है। 1971 में एक अभूतपूर्व इंदिरा जी के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और 75 में सरकार हटी, और इंदिरा जी और उनके समर्थकों को ये लगता था कि इतना बड़ा काम हुआ है, पूरी दुनिया में उतना बड़ा आत्मसमर्पण 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों और अधिकारियों का, सैन्य अधिकारियों का नहीं हुआ था। 2004 शाइनिंग इंडिया, बीजेपी, पूरी ताकत झोंक दी गई थी। अटल जी जैसा व्यक्तित्व प्रधानमंत्री था, प्रमोद महाजन जैसे स्ट्रैटेजिस्ट थे, लेकिन जनता क्या देखती है, मतलब सरकार वही जो जनता मन भाए। क्या मीडिया कहता है, क्या राजनीतिक दल छवि बनाने की कोशिश करते हैं, मैं विनम्रता से कहूंगा आपसे कि वो उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अमेरिका में तो मीडिया खुलकर, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, वहां तो खुलेआम रहता कि ये अखबार इनके पक्ष में है, ये अखबार इनके विरोध में है, लेकिन मेहनत ही सबसे बड़ी है। 100% जी, वो मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, चर्चा का विषय है, मैंने एक सबमिशन तो, रखा हाँ, बिल्कुल सच है। मीडिया का सबसे बड़ा जो अंग होता है माउथ मीडिया होता है, और जो माउथ मीडिया जिसकी होती है या उसके लिए जो बातें आती है वो सबसे बेनिफिशियल होता है। मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा कहता है। तो मैं सोचता हूँ कि हमने जो जिले जिले अगर आकलन करें तो नेचुरल इतना बड़ा प्रोसेस हुआ है, तो थोड़ा अच्छा, थोड़ा खट्टे मीठे अनुभव हो सकते हैं, पर मतलब कुल मिला के पॉजिटिविटी पे पार्टी के संगठन, अनुशासन, एकजुटता, इस एकरूपता, इसके लिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा था कि पार्टी में पिछले 2 साल में बहुत सुधार हुआ है पहले के मुकाबले। नहीं, ये चीज़ है। हाँ। ये चीज़ मैं आपसे कहूँगा, ये चीज़, क्योंकि ढके छुपे शब्दों में इस चीज़ को आपके अपोनेंट्स भी मानते हैं कि ये कांग्रेस पिछली कांग्रेस से कुछ अलग प्रतीत होती है, और वो बीजेपी जो कि एक बहुत ही सयानी, क्लेवर और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट पार्टी है, वो बहुत चौकन्नी होकर आपको, यानी पूरी कांग्रेस को देख रही है। आपने जो बात कही अभी कि पूरी पार्टी एकजुट है, और आपने 71 पदाधिकारी प्रदेश जिले के आपने चुने, ऐसा परसेप्शन भी क्या आपको लगता है फॉल्स परसेप्शन था ये, या ये आपके विरोधियों ने दिल्ली से ये मैसेज कहाँ से आया कि राहुल जी वाज नॉट हैप्पी कि जो चुने गए उसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी, या कुछ पर वो नाराज थे भी? किसी पे नाराज नहीं थे। जो बाहर बात आई वो बहुत अलग है, और अंदर बात थी वो बहुत अलग है। राहुल जी को एक एक चीज़ नॉलेज में थी, और जब मैंने पूरा संगठन सृजन हुआ उसके बाद खुद में रिपोर्ट लेके गया, मेरी चर्चाएं हुई, तो मेरा जो नज़रिया था उससे उनका विपरीत था। मैं चिंता में था, वो अचिंतित थे। उन्होंने कहा नहीं, ओके, यू आर गो, जाओ अच्छे से काम करो। एक परसेप्शन ये भी गया कि आपने कुछ वरिष्ठ जो युवा विधायक थे उनको जिला अध्यक्ष बनवा दिया, हालांकि ये कंसेंसस से लिया गया निर्णय होगा, जिसमें राहुल जी और दिल्ली में केसी वेणुगोपाल जी, इन सब जो भी अध्यक्ष बना जी, वो सब सहमति से बने, उनकी खुद की एक तरह से लीडरशिप ने, हमने बात की और फिर उन्हें एग्री हुए। मैं आपसे 3 सवाल करना चाहता हूँ। मोहन यादव उज्जैन के विधायक हैं, आज मुख्यमंत्री है, नेचुरली उनका जिला है, हमें वहाँ ताकतवर अध्यक्ष बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। रोज लड़ने वाला बनाना चाहिए, रोज वहीं पे वो प्रदेश में राजनीति करे और वहाँ पे हम खाली कर दें, वैसा चाहिए?
कि हमें रोज वहाँ डे टू डे हम अपना परफॉर्मेंस दें, पार्टी का दायित्व कैसा बनाना चाहिए। जी, मजबूत। ज्योतिराज सिंधिया, उससे लड़ना है, उनसे लड़ना है। वो अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए रोज भाषण करते हैं, तो उनको रोज सामने पार्टी खड़ी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग जिलों की अलग अलग परिभाषा है। इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया कि कोई भी वीक एंगल नहीं छोड़ा जाएगा आगे भविष्य के लिए। आज ये बात कितना भी किसी का सवाल जवाब हो सकते हैं, पर एक दिन इसके उत्तर पॉजिटिव मिलेंगे, इतना भरोसा है मुझे। और रही बात अलग अलग लोगों से जिसको भी बनाया, आप जो 4 5 6 लोगों को सीधे राहुल गांधी जी ने बात की और फिर उनका निर्णय उनने लिया, उसमें मुझे भी इन्वॉल्व नहीं किया। मतलब ये अपने आप में संगठन के बदलाव के अच्छे संकेत हैं, तो इसको पॉजिटिविटी से लेना था। ये तो तय होगा कि बेसिकली जो सुझाव यहाँ से गए होंगे उसमें प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपकी अहम भूमिका रही होगी कि ये हमारी तरफ से पैनल है। बेसिक क्या है, कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट था कि हमने एक सर्वे कराया हर जिले का, उसमें राजनीतिक स्थिति क्या है कांग्रेस पार्टी की, पॉलिटिकल लोगों की ताकत क्या है जो हमारे पार्टी के है, कास्ट इक्वेशन क्या है, बीजेपी की ताकत क्या है, और इस परिस्थिति में हमें कैसे मूव अप करना चाहिए इस जिले की राजनीति को, इसके लिए कौन योग्य लोग हैं जिनको जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एक सर्वे हो गया, वो फ्रीज हो गया। फिर हमने एक एक सांसद, पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष, वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष, पूर्व सीएलपी, वर्तमान सीएलपी, कई बार के मंत्री, ऐसे सीनियर लोगों को सब जिलों में भेजा। हमारे पहले ये काम हुआ था गुजरात में, उसके बाद हमारे में और हमारे साथ हरियाणा में, मध्य प्रदेश और हरियाणा, 3 राज्यों की कहानी थी। अब फिर 3 राज्यों में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, हमारे उड़ीसा में चल रहा है। तो यहाँ फिर अभी ये प्रक्रिया चल रही है। तो कहने का अर्थ ये है, और उत्तराखंड में भी चल रहा है, 4 राज्यों में चल रहा है। राहुल गांधी सारे राज्य आपने ऐसे चुने जहाँ कांग्रेस की संभावनाएं आप बेहतर नहीं, सारे देश में होगा ये। अच्छा, किसी भी देश का एक भी जिला नहीं बचेगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, हाँ, और उत्तराखंड अभी 4 में चल रहा है और 3 में हो गया, कंप्लीशन हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा। मेरा आपसे आग्रह ये है कि लीडर बेस, जिला लीडर बेस वर्किंग पर काम करने की पार्टी ने एक नीति बनाई, बहुत सोच समझ के बनाई। CWC की बहुत पूरे दिन मीटिंग चली, फिर 3 मीटिंग हुई, फिर सब कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके आधार पे कार्यक्रम बना। इसमें प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष जो सारे अध्यक्ष बनाता था पहले, कोई सी भी प्रदेश का हो, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होता था। वो समन्वय का काम उसका ही दायित्व था, योग्यता का उसका दायित्व था, कास्ट इक्वेशन का मैनेजमेंट का उसका था, महिला पुरुष जेंडर का मैनेजमेंट का उसका था, 10 तरह की और बातें थी। इस बार उन्होंने इस फार्मूले से कि सबसे बेस्ट चुनना जिले का, सब चीज़ों को थोड़ी दरकिनार करो, और जो इक्वेशन उनके पास थी, जो लोगों ने बोला, जो जिले वाइज संगठन सृजन की मीटिंग हुई, उनको मैच किया, और उस मैच करने के साथ साथ फिर उनको 10 उसके अलग अलग स्केल थे, उसके आधार पर निर्णय हुए। तो मैं समझता हूँ ये धीरे धीरे सबको बात समझ में भी आ गई। जिनको शुरुआत में थोड़ी बातों में थोड़ा भरोसा नहीं था, उनको भी धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई। मतलब बाकी राज्यों में भी हम बिल्कुल इसी सेम वरिष्ठ विधायकों को, प्रॉमिसिंग लीडर्स को जिला अध्यक्ष की भूमिका में हम देख सकते हैं। एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात सामने आती है कि जब भी जीतू पटवारी जी मेहनत करते हैं तो 2 बड़े नेता, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, एक ये नज़रिया सामने आता है कि उनका भी शक्ति प्रदर्शन आरंभ हो जाता है। ये दोनों नेता, इनका मार्गदर्शन, एक केस बताओ, एक जब से 2 साल में एक शक्ति प्रदर्शन से मेरा मतलब है उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, तो क्यों नहीं मिलना जुलना। अब जैसे दिग्विजय सिंह जी उमंग सिंगार से मिले, जबकि आप जानते ही हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए उमंग जी से भी हमने पूछा था इसी पॉडकास्ट में, जी मैं अनुरोध ये कर रहा था, हाँ, कि शायद मैं दिग्विजय सिंह जी को इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ, उतना अच्छे से आप नहीं आप जितने अच्छे से जानते हैं। दिग्विजय सिंह जी एक आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड व्यक्तित्व है, और इससे बढ़ के पार्टी की आइडियोलॉजी अपनी जगह, उनका भी अपना एक व्यक्तित्व है, जो मानवता, इंसानियत, अपनी बात को दृढ़ता से कहना। स्वाभाविक है कि हम जो लोग करते हैं, मेरे से जो काम होता है, कई बातें ऐसी हो सकती है जो उनको पसंद भी नहीं आए, फिर भी उनमें कभी छोटापन नहीं दिखता है, व्यक्तिगत भी नहीं दिखता है। अगर कोई मैंने निर्णय लिया और वो उससे इधर भी सोचते हैं, उधर भी सोचते हैं, तो फिर वो मुझे पलट के ये नहीं कहते हैं
कि जीतू ये गलत है कि ये सही है। आप सलाह लेते हैं उनसे? 100% लेता हूँ, लेना भी चाहिए, मेरा दायित्व है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी दोनों से लेते हैं? कमलनाथ जी ने अभी उन्होंने कहा कि जीतू बहुत से लोग आए थे, मैंने सबको कहा जीतू बहुत मेहनत कर रहा है, सब एक साथ हो जाओ, पार्टी को एकजुट करो। इससे ज़्यादा कभी किसी पॉलिटिकल वर्कर को, किसी अध्यक्ष को, सीनियर लोगों का समर्थन मिला है क्या? इतना सपोर्ट मिला है क्या? मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, राजनीति में छोटी छोटी घटनाएं घटती रहती है, पर मैं सौभाग्यशाली हूँ। जो परिस्थिति आज है, जो पिछली परिस्थिति गुजरी पार्टी की, जिस दौर से पार्टी आई, उसके बाद पार्टी के जो लीडरशिप है, वो चाहे जिले की हो चाहे प्रदेश की, जितना सहयोग मिला मुझे, मैं 100 में से 500 नंबर उस भावना को देता हूँ और खूब खूब साधुवाद करता हूँ। मेरा प्रारब्ध होगा, ईश्वर की कृपा होगी मेरे पे, जो इन परिस्थितियों में हमारे नेताओं का इतना आशीर्वाद है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ। पर आप जैसे ये बात आई, पर उदाहरण नहीं आया कि ये जब ऐसा हुआ था, आपके विरुद्ध कोई किसी नेता की तरफ से ये चीज़ जितने सक्रिय रहेगी लीडरशिप, उतना मेरा और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन आप इससे असहमत भले ही हों या आपको इस सवाल को बहुत गौर से ठहर के सुनना चाहिए। 2008 प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी, और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, नहीं बना पाई। कारण माना गया गुटबाजी। कई ऐसे चौंकाने वाले नाम निकलकर सामने आए प्रत्याशियों की सूची में जो नहीं आने थे। 2013 अजय सिंह जी, फिर ये माना गया कि नहीं, सरकार तय है। चौधरी राकेश सिंह जी का एक डेवलपमेंट होता है, कहानी बदलती है। फिर 18 आता है, आपकी सरकार बनती है, लेकिन आप खुद उसमें बहुत केंद्रीय भूमिका में थे और जिस तरह से हमने सारी, उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन हर बार मंजिले मकसूद के करीब पहुंचकर आपके कदम अगर फिसले हैं तो बीजेपी से ज़्यादा खंजर लेकर पीठ पर वार करने वाले आपके अपने लोगों की वजह से। नहीं शरद जी, इस बार का जो इलेक्शन था, 2018 का जो इलेक्शन था, वो तो हम जीते हैं। उससे पहले की तो अब लंबी सवाल का उत्तर हो जाएगा जी। जो इस बार का नैरेटिव सेट किया गया लाडली बहना का, 9 से 12% वोट एक्स्ट्रा बीजेपी को मिला है, हमारे वोट में कमी नहीं आई। तो मैं मानता हूं कि जो शिवराज जी की राजनीतिक चातुर्य था, या जो उन्होंने जिस तरीके का नैरेटिव सेट कर दिया, उसमें हम थोड़े पीछे रह गए, वो थोड़े आगे आ गए। पर मैं फिर से, मैं अहंकारी आदमी नहीं हूँ, व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बहुत आत्मविश्वास से आपको कहना चाहता हूँ, बहुत निराश है जनता बीजेपी से। कोई ऐसा वर्ग, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं, तो अब नैरेटिव अलग तरह का आ रहा है। मैं आपसे, हमें 3 साल अभी बीजेपी की सरकार चलेगी, हमारे पास कोई नंबर तो है नहीं कि हम ऐसी कोई नेगेटिव या नकारात्मक बात करें या स्टैंडबाजी करें। पर मैं 100% आपको इस भावना से, मेरी 22 साल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की एकजुटता, कांग्रेस का अपना विपक्ष का दायित्व और बीजेपी का काम करने का निराशाजनक तरीका जो हर्ट करता है, जो अहंकार को एक तरह से मुखर होता हुआ बताता है लोगों को, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा इस बार। अद्भुत अकल्पनीय रिजल्ट आएंगे। जैसे बीजेपी जीतती है 150, 60, 70 सीट लेके, वैसी कांग्रेस जीतेगी। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, अर्थव्यवस्था की क्या परिस्थिति है प्रदेश की, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। टाइम पे करीब 20 विभाग ऐसे हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिलती है। 3-3 महीने से, 4-4 महीने से दीपावली आ गई, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षकों को पैसा नहीं मिला है। कई लोग, नौकरी देने की बात आई थी, अलग अलग सेक्टर के लगभग 1 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है सरकार ने, जो दैनिक वेतन भोगी थे, जो ठेके पे काम कर रहे थे, जो और परिस्थितियों में डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, उनको बाहर किया गया है। अभी किसानों को आप देखो, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। भावांतर योजना लेके आए मोहन यादव, इससे पहले की भावांतर योजनाओं के पैसे नहीं दिए इनने। भावांतर योजना नहीं चाहिए किसानों को, भाव चाहिए। भावांतर देंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऐसा है कि किसान को हेल्प मिल नहीं सकती है, केवल मूर्ख बना रहे, असंतोष को दबा रहे। तो कुल मिला के पहले क्या हुआ था कांग्रेस का और अब क्या होगा, पहले कल की बात थी, अब आगे की बात है। हम सुधार करके पास होंगे। 1-2 सवालों के साथ बातचीत को विराम दूंगा। आप दावा कर रहे हैं, जो आपका अधिकार है, कि सरकार, नहीं, मैं तथ्यों पे कर रहा हूँ। आप जर्नलिस्ट हैं,
रोज खबरें बनाते हैं। आपके पास इन असंतोष में कहीं भी गुरेज हो रहा है, कोई सरकार की तारीफ करता हुआ कोई व्यक्ति मिलता हो तो बता दो आप, कोई वर्ग मिलता हो तो बता दो आप। सरकार की तारीफ पैसे दे के सरकार कराती है, तब भी नहीं हो पाती है। अब ये हालात हो गए कि कोई इवेंट मैनेजमेंट करें और कहो सरकार की तारीफ, जैसे भावांतर को लेके कहा कि भावांतर उत्सव मनाएंगे। जब मैं बीजेपी के, हमने क्या किया, जहाँ इनका भावांतर उत्सव होता है कि जाओ किसानों से पूछ के आओ कि वो सही मान रहे, तो हम माइक वाइक लगाते हैं। किसान कैसे आए, कहे कि भैया 2000 रुपया ध्यान ली नहीं गया ट्रैक्टर हमारी, तो हम भी आई अब 2000 ईज काम का। तो इस तरीके से पीछे से हम सब स्टिंग कराते हैं, तो इनकी असल समझ आती है। जीतू जी, ये भी कहा जाता है कि जनता भी आजकल राजनेता से कम नहीं है। नहीं, आप तो हम जाओगे, नहीं जाते कांग्रेस हैं। जाएगी तो आपको खुश हम करने कांग्रेस वाली के बात जाती कर नहीं है। देगी। आप जर्नलिस्ट बन के जाना हम पड़ता है। जाएंगे, हमें भी कंफ्यूज कर देते हैं। सच पता करने के लिए, सही बताने के लिए हमें जर्नलिस्ट बनना पड़ता है हमारे लोगों को। हम भी अब जर्नलिस्ट, फिर आप, चूंकि मैं कहूँगा जर्नलिज्म का जो काम था वो उस तरीके का जैसा पहले पे नहीं था, उसमें थोड़ी कमी आई। जनता भी बहुत, मैं आपको एक बहुत रोचक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। ये 99 की बात है और एक दिग्गज नेता विंध्य के, उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए मैं गया, जो बहुत ही दिग्गज नेता। और वहाँ एक पान वाला सुदूर गांव में मैंने उससे पूछा कि कांग्रेस के लोग भी थे, कार्यकर्ता भी थे साथ में, उन्हीं नेताजी के कैंपेन में मैं था। मैंने उससे पूछा कि कौन जीतेगा, तो उसने बघेली में खास अंदाज में उसने कहा, जिनके संगे आप आयन हैं वहीं जीते। मैं कहा ठीक है। फिर भीड़ आगे निकल गई, मैं थोड़ी देर में टहलता हुआ आया, फिर मैंने कहा एक लौंग देना। मैंने कहा कि भैया क्या होगा, तो उसने कहा हारेंगे बहुत बुरी तरह। मैंने कहा यार स्टेटमेंट बदल लिया तुमने, फिर थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो जीतेंगे। तो बोले पूरा लश्कर लिए खड़े थे आप, तो हम क्या कहते। ये लोगों का विजडम भी जीतू जी बहुत ज़बरदस्त है, वो जानते हैं। और 2 चुनाव की हमने बात की ही है, और खुद आपने शरद जी बिल्कुल सही हो आप ये कहना चाहते हो कि जो आपके पास बातें आ रही सारी सच नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को कि आपकी जगह आप सही है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी 25 बच्चों की मौत हुई, जान निकल गई, सरकारी हत्या है। छोटा सा 2 साल की बेटी, मेरी नातिन है 2 साल 2.5 साल की, जब जाती है मन प्रसन्न हो जाता है। गरीब माता पिता के छोटे छोटे बच्चों की हत्या हो गई, सरकार का कोई एक व्यक्ति जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। आप किसी भी एक अधिकारी को, मंत्री काम करता है अधिकारी बेस, जिम्मेवारी होती है काम करने के अधिकारियों की, मंत्री का एक दायित्व होता है अपनी जगह, पर उनको भी पनिश करने को तैयार नहीं है। सरकार की लूट का आनंद क्या है। मैंने कई बार कहा कि एक मंत्री ये आके कहे कि मैं ईमानदार हूँ, मैंने कभी गड़बड़ नहीं की, कई भाषणों में कह चुका हूँ, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ। अभी 3 घटनाएं ताज़ा है। भोपाल की घटना है, 10,000 रुपये के लिए एक पुलिस वाले के रिश्तेदार की पुलिस वालों ने हत्या कर दी। क्या था मसला, करप्शन का। एक एसडीओपी को आज जेल भेज दिया, उस पर एफआईआर दर्ज कर दी, 2 दिन पहले सस्पेंड किया था। क्यों किया, 3 करोड़ रुपए का हवाला पकड़ा और बांट लिया। पैसे कहाँ से आए थे, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने किस पे ध्यान दिया, 3 करोड़ आए कहाँ से थे, उस पर कोई बात नहीं होगी। किसके थे 3 करोड़, हवाला कहाँ से आया था, उसकी जड़ में नहीं जाएंगे। हाँ, पैसे गए थे तो बांट लिए सबने, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री बनता है, उसमें कुछ योग्यता होती तभी बनता है, सरकार चलाने की क्षमता होती तभी पार्टी उसको रिकग्नाइज करती है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, मोहन यादव भी है, ये रहे दूसरे रहे, बीजेपी का रहेगा। कभी आपने देखा कि अर्थव्यवस्था इतनी कर्जे में है, मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास किया हो कि हम अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए कोई काम करें, कोई खबर बनाई आपने आज तक? कभी किसान इतने परेशान है। एक भावांतर की बात कही, बिल्कुल आपके सही है। आपके पास क्या विकल्प है, आप बताइए। मान लीजिए आप सरकार में आते हैं, हाँ। आप कैसे सुधारें? क्या लाडली बहना आप बंद कर देंगे? नहीं, मैं यही बात, अब आप, ये अच्छी, बहुत ये पॉजिटिव सवाल है ना, कि आप सिर्फ आरोपी लगाएंगे, जो परिस्थिति उसमें सरकार काम कर रही है। आप क्या लाडली बहना क्या करेंगे? मैं बात करता हूँ, अब इसके अच्छा सवाल है जी। जब अर्थव्यवस्था सुधारने की बात आएगी तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि आपके आर्थिक सोर्स को बढ़ाने के लिए आपको एक विजनरी वर्क करना पड़ता है, उस पर एक टीम बनानी पड़ती है, उसमें संभावनाएं तलाशनी पड़ती है। सिर्फ इन्वेस्टर के नाम पर कि खुद भी गुमराह हो, सरकार को भी करे और जनता को भी करे, एक काम नहीं करा जा सकता है। आपका जो, आपकी मूल इनकम कितनी है और फिर मूल इनकम बढ़ कैसे सकती है, देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ से हमें क्या मिल सकता है,
इन सब का एक मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। तो क्या पीएस सीएस या पीएस इकोनॉमिक्स कुछ ऐसा बता आपको दिखा क्या कि कुछ कर रहे हैं? किसानों के हालात ये है कि 35 किलो सोयाबीन, मक्का जिसने बोई उसकी मक्का को 800 रुपये में बेचना पड़ रहा है, 800 रुपये में क्विंटल। यानी दोनों फसल जो होती है बरसात की, दोनों घाटे की, अगली फसल कैसे लगाएगा? फिर जितना खाद बीज ये सब कर्जा है, पहले का कर्जा है। पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ, जो सोसाइटी होती है, सेवा सहकारी संस्था, वहाँ से किसान ऋण लेते थे 0% ब्याज पे मैं दे रहा हूँ भाइयों, सारी ओवरड्यू हो गई, 100% ओवरड्यू। 100% क्यों हो गई? कि वो 0% का पैसा सरकार जो भरती थी, वो जो पैसा अंशदान का था वो जमा कराते रहे अभी तक। अब वो भी समाप्त हो गया, सरकार को देना है, दे नहीं पाए। अब वहाँ से किसान को, जो सोसाइटी का मेंबर था, उसको अब एक भी बोरी नहीं मिलती है, उसको लेनी पड़ती है थोक बाजार में कैश। वो ख़त्म हो गया, जो 0% ब्याज की स्थिति। ऐसे एक किस्सा, 2 किस्सा, 3 किस्सा नहीं बता रहा हूँ, कोई बार हम बात करें, मैंने एक दिन बात कह दी कि नशा बढ़ रहा है, मेरी खिलाफत हुई, मेरे पुतले जलाए गए। मैं आज फिर आपके सामने बिल्कुल दृढ़ता से वही बात दोहरा रहा हूँ। हमारा नरेंद्र मोदी का, मेरी रिपोर्ट नहीं है, उनने कहा 7वां राज्य है हमारा जो सबसे ज़्यादा नशा करता है, रिपोर्ट में है। ये सब, ये मेरे पे आरोप लगाने वालों भी स्वीकार किया। नहीं, आप देखिए, नहीं, मेरी समाधान मेरा पूरा नहीं हो रहा, समाधान ही बता रहा हूँ मैं, इनके सबके समाधान बता रहा हूँ। किसानों के लिए कृषि मंत्री है देश के, उत्पादन बढ़ाना है। आपको 20,000 रुपये जब आप कर्जा लेते हो, कई योजनाओं के लिए लेते हो, योजनाएं कितनी काम कर रही, कितना जनता तक जाता बना, अभी आप कर्जा लो और किसानों को 20,000 रुपये की सीधी राहत दो। ये नहीं करेंगे तो आत्महत्या बढ़ेगी, रोक नहीं सकता है कोई, तकलीफ बढ़ेगी, आंदोलन बढ़ेंगे, सरकार पे प्रेशर बनेगा, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। ये आपको मैं आज ये बिल्कुल सरलता लेकिन से, जीतू जी, ये देखिए, ये बहुत विस्तृत संदर्भ है। हम लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से लाए? नहीं, पर हम नहीं महात्मा लाए। गांधी राजनीति में कहाँ से परिस्थितियां लाए? हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहाँ से लाए? लाए? शराबबंदी की बात है तो साहब, शराबबंदी के मॉडल हैं बिहार और गुजरात, फिर भी शराब पहुंच रही है। मैंने तो नहीं कहा अभी शराब। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी जब, तो उसने कहा हम शराब बंद करेंगे, नहीं कर पाए। रेवेन्यू के प्रेशर अपनी जगह हैं, फ्री बीज जो हैं, 17,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य, 17,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य शराब से देश का पहला राज्य है हमारा। अब फिर बीजेपी के पेट में मरोड़े आ जाएंगे, जहाँ रखा है कि शराब से आना चाहिए। यानी आपकी इनकम बढ़ाने का सोर्स आपने नशा बढ़ाने में किया है। ये हमारी अगर सोच ही ऐसी है तो फिर हमारे पास कोई इसका उत्तर नहीं है। आपकी कौन सा विभाग ऐसा है जिसमें, मतलब कुल मिला के आप होते तो क्या करते? तो मैं सबसे पहले ईमानदार प्रयास करता, हमारी पार्टी ईमानदार प्रयास करती, वाइट पेपर लाती कि आर्थिक स्थिति है और इसमें ये निर्णय लेने पड़ेंगे। मोहन यादव जब आए थे तो उनके बोझ पे कुछ नहीं था, तो आप उससे कड़े पहले फैसले दूसरे करने के लिए मुख्यमंत्री तैयार रहेंगे? बिल्कुल रहना पड़ेगा, नहीं तो आप आज आपका शासन चलाने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, सरकार बने रहने के लिए भावी भविष्य का अगर निर्धारण नहीं कर पाएंगे तो फिर आप इस जनसेवा में है क्यों? आपको जब निर्णय लेना पड़े, राजा क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है, उसको समदृष्टि से भविष्य की बात देखते हुए, करते हुए निर्णय लेने पड़ते हैं। कंक्लूड करूंगा इस सवाल से, मुख्यमंत्री ये शब्द हम राज्य की राजनीति में बहुत सुनते हैं। अभी उमंग सिंगार जी के लिए नारेबाजी हो गई थी, उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने सिर्फ ये मांगा है कि हमारी सरकार बने, हम आगे बढ़ें। आपके लिए भी नारे लग सकते हैं आगे, जैसे जैसे चुनाव के उसमें बढ़ेंगे, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, जीतू पटवारी जैसा हो। राजनीति में ये बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन इस समय कांग्रेस को ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो पद की होड़ में ना रहे, क्योंकि आपके कर्नाटक से भी यही मैसेज आता है, सिद्धारमैया, DK शिव कुमार। क्या आप ये आश्वस्त करते हैं कि आप किसी पद की होड़ में नहीं हैं? दूसरे के लिए तो मैं नहीं पूछूंगा कि उमंग सिंगार जी के लिए आप क्या कहेंगे या किसी और नेता के लिए, लेकिन जीतू पटवारी क्या किसी पद की होड़ में अपने को मानते हैं, या वो मानते हैं कि ये विषय बात के हैं, पार्टी तय करेगी, विधायक दल तय करेगा? शरद जी, मैं 100% बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, सरकार बनानी है, उसके लिए जो हो सकता है सब करना है। अगर इसके लिए ये होता है कि मेरे नैतिकता से और ईमानदारी से कुछ नहीं इसके बीच में, अगर ये लक्ष्य पूरा हुआ तो मेरी 50 साल की एज है, मेरी राजनीति सही साठ स्वास्थ्य रहा तो
70 साल तक 20 साल चल सकती है। तो इस 20 साल की राजनीति के लिए मैं स्थापित कर पाऊंगा कि मैं जब पीसीसी अध्यक्ष था तब ऐसा हुआ, मेरे लिए पर्याप्त है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कार्यकर्ताओं की मीटिंग में बोल चुका हूँ, मैं नेता भी इकट्ठे थे तब भी बोल चुका हूँ मैं। अभी यहाँ से फिर आ चूँकि ये सवाल बार बार आएगा तो इसको मैं विराम देना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि महाभारत में 2 किरदार हुए, एक किरदार था अर्जुन का, एक था कृष्ण का। जो अर्जुन का किरदार था वो महाभारत का केंद्र बिंदु था, सबसे अटैकिंग, पूरे युद्ध की एक रेखा खींची उनने और युद्ध का सेहरा भी उन्हीं के सर पे बना। पर जब महाभारत पूरी हुई और फिर से राज करने की बारी आई तो युधिष्ठिर ने किया। मैं उस सोच का आदमी, इससे बेहतर और इससे अच्छा मेरे पास उत्तर नहीं, इतनी समझ नहीं है मेरी। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ ये दूर दूर तक सोचिए, खाना बना नहीं है, खाना बने उसके लिए प्रयास की सबको एक साथ मिलकर जरूरत है। आप एक योद्धा हैं जीतू पटवारी जी, और कुरुक्षेत्र में हैं आप, और आप ही नहीं हैं, बीजेपी भी है। और ये सवाल आपकी तरफ नहीं है, ये ठीक है कि अपोजिशन से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और सत्ताधारी दल की तरफ कई बार आप जैसा दावा कर रहे हैं शायद वैसा हो सकता है, लेकिन सवाल दोनों तरफ है। सवाल जीतू पटवारी से जितने तीखे हैं, सवाल वहाँ भी उतने तीखे हैं। युद्ध, धर्म युद्ध जिसको कहा जाता है, न दैन्यम न पलायनम। जो कृष्ण का जिक्र आपने किया, तो जो कृष्ण ने गीता में कहा कि न दीनता दिखाना अर्जुन और न पीछे जाना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके साथ जो योद्धा डटे हैं, कौरव और पांडवों में अंतर सिर्फ इतना था कि एक धर्म के साथ थे, एक कथित रूप से अधर्म के साथ थे, या कथित भी नहीं, अधर्म के ही साथ थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि आपके साथ लड़ने वाले किस भाव के साथ हैं। लड़ाई कठिन है लेकिन आपको लड़नी होगी, और इस लड़ाई में खीज, नैराश्य, कहीं ना कहीं दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप, ऐसे कई अवसर आपके सामने आएंगे और ये सत्ताधारी दल के सामने भी आते हैं। लेकिन जिसने युद्ध में ये टेम्परामेंट दिखाया, एक बहुत सुंदर प्रसंग है, शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हो रहा था, अंत ही नहीं हो रहा था, और उसमें रेफरी थी यानी जज थी मंडन मिश्र की पत्नी। अचानक उन्होंने कहा कि 2 ताजा फूलों की माला मंगवाइए, एक शंकराचार्य जी के गले में, एक मंडन मिश्र के गले में। और फिर आरंभ हुआ शास्त्रार्थ। थोड़ी देर में उन्होंने रोका, उन्होंने कहा शंकराचार्य जी विजयी। जितने विद्वान बैठे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, असत्य, आपने कैसे कर दिया। उन्होंने कहा शंकराचार्य जी के गले में जो फूलों की माला है वो एकदम ताजी है, मेरे पति के गले में जो माला है वो आवेश आने से मुरझा गई है, शरीर का तापमान बढ़ा इस माला। तो जैपनीज एक मार्शल आर्ट भी है जो कहता है गुस्सा आया तो आप हारे। ये जीवन का, आप ही के लिए नहीं, मगर मुझे भी गुस्सा आता है, मैं बैट पटक देता हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता है आज तक। एक भी आपकी जो, मैं फिर से अनुरोध करना, एग्रेशन मानसिक रूप से आपकी भाषा शैली और विपक्ष की एक हथियार, एक तरह से एक बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ, मैं सहमत ये रखना नहीं। और मैं जिस जीतू पटवारी को देख रहा हूँ, उन्होंने जो भी बात कही है, मैं बेहिचक, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि उसमें एग्रेशन नहीं था। एक ये जरूर भाव था कि मुझे ठीक से समझिए, मेरी बात को सही परिप्रेक्ष्य में समझिए। बल्कि आपने जो अपने मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा, उनके प्रमुख नेताओं पर भी जो एलिगेशन लगाए, उसमें भी आपके चेहरे पर आवेश मैंने नहीं देखा। निश्चित तौर पर ये अच्छी बात है, आप तेजी से चीज़ों को देख और समझ रहे हैं। और निश्चित तौर पर कुरुक्षेत्र में लोकतंत्र के इसमें पक्ष और विपक्ष जितने सबल होंगे, चुनाव नाम की हमारी प्रणाली, लोकतंत्र नाम की हमारी प्रणाली उतनी मजबूत होगी। तो शुभकामनाएं आपको भी हैं 2028 के लिए, और बीजेपी को भी हैं। तो ये थे जीतू पटवारी। आपने देखा कि उनके तेवर न नरम हैं और न ही वो हैं जिसके लिए उनको शायद प्रचारित किया जाता है कि जीतू पटवारी आवेश में आ जाते हैं, आवेग में आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ये जीतू पटवारी ठहर के चल रहे हैं, ये जीतू पटवारी अपने पूर्ववर्तियों को देख कर चल रहे हैं। ये कांग्रेस की हर एक चुनौती को बहुत अच्छे से जानते हैं, इन्हें मालूम है चुनौतियां क्या हैं। तो पॉडकास्ट विद शरद में इतना ही। अगली बार एक और शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।